हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी सिस्टम को केयरफुली डिजाइन किया है। इस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है, व्हाट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स जैसे व्हीट एंड राइस का स्टॉक प्रोक्योर करती है। इसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। The FCI purchases wheat and rice from the farmers in states where there is surplus production. जिन स्टेट्स में व्हीट राइस का सरप्लस प्रोडक्शन होता है, वहां के किसानों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व्हीट राइस खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। The farmers are paid a pre-announced price for their crops. This price is called minimum support price, MSP. फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स के लिए प्री अनाउंस्ड प्राइस दी जाती है। मतलब इन क्रॉप्स के लिए पहले से ही प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, उसी मूल्य पर फसल खरीदे जाते हैं। इसी प्राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कहते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production of these crops. गवर्नमेंट हर साल सोइंग सीजन से पहले एमएसपी डिक्लेयर करती है, ताकि किसानों को उन क्रॉप्स को उगाने का प्रोत्साहन मिले और वे अपने खेती को उस प्रकार से प्लान कर लेते हैं। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। द परचेस्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। किसानों से जो फूड ग्रेन्स खरीदे जाते हैं उन्हें ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? This is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, also known as issue price. देखिए, बफर स्टॉक इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जिन क्षेत्रों में फूड ग्रेन्स की कमी है वहां पे फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और सोसाइटी में जो गरीब वर्ग है
उन्हें मार्केट प्राइस से कम कीमत पर ये फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मार्केट प्राइस से कम कीमत पर जब फूड ग्रेन्स बेचा जाता है तो उसे इशू प्राइस यानी निर्गम कीमत कहते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। This also helps resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the periods of calamity. बफर स्टॉक इसलिए भी क्रिएट किया जाता है ताकि एडवर्स वेदर कंडीशंस के दौरान या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान फूड शॉर्टेज के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। What is the public distribution system? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? The food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society. This is called the public distribution system. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो फूड प्रोक्योर किया जाता है उसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स के थ्रू सोसाइटी के पुअर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। अब ज्यादातर लोकेलिटीज में, विलेजेस में, टाउन्स और सिटीज में राशन शॉप्स हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन शॉप्स ऑल्सो known as fair price shops keep stock of food grains, sugar and kerosene for cooking. राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, यानी उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। इन शॉप्स पे फूड ग्रेन्स, सुगर, केरोसिन ऑयल का स्टॉक रखा जाता है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। These items are sold to people at a price lower than the market price. Any family with a ration card can buy a stipulated amount of these items. Example, 35 kg of grains, 5 liters of kerosene, 5 kgs of sugar, etc. every month from the nearby ration shops. इन आइटम्स को मार्केट प्राइस से कम कीमत पर बेचा जाता है। जिस परिवार के पास राशन कार्ड है वो परिवार हर महीने अपने पास के राशन शॉप से 35 किलो अनाज, 5 लीटर केरोसिन, 5 किलो सुगर एक्सेट्रा खरीद सकता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड। दूसरा, बीपीएल कार्ड्स फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड। तीसरा, एपीएल कार्ड फॉर दी अदर्स। अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड यानी अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine. भारत में राशनिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था 1940s में बंगाल फेमाइन के कारण। देखिए, राशनिंग का मतलब है पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर उनको कैटेगराइज किया जाता है, फिर उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें राशन कम दाम पे प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट राशन कार्ड होते हैं,
जैसा हमने पीछे स्लाइड में देखा। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s, prior to the Green Revolution. ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले 1960s में फिर जब फूड शॉर्टेज हुआ, तब राशनिंग सिस्टम को फिर से रिवाइव किया गया था। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। In the wake of the high incidence of poverty levels, as reported by the NSSO in the mid 1970s, three important food intervention programs were introduced. Public distribution system for food grains in existence earlier but strengthened thereafter. Integrated child development services introduced in 1975 on an experimental basis, and food for work introduced in 1977-78. मिड 1970s में एनएसएसओ के रिपोर्ट के अनुसार हाई पॉवर्टी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, बट उसे और मजबूत किया गया। दूसरा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे 1975 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया गया। और थर्ड, 1977-78 में फूड फॉर वर्क इंट्रोड्यूस किया गया। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज 1977-78 में प्रारंभ। Over the years, several new programs have been launched, and some have been restructured with the growing experience of administering the programs. Over the years, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, और प्रोग्राम्स को चलाने के बढ़ते एक्सपीरियंस के साथ पुराने कुछ प्रोग्राम्स को रीस्ट्रक्चर भी किया गया है। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। At present, there are several poverty alleviation programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. प्रेजेंट में मोस्टली रूरल एरियाज में बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इनका एक मेन कंपोनेंट फूड है, मतलब लोगों को भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है। While some of the programs, such as public distribution system, midday meals, etc., are exclusively food security programs, most of the poverty alleviation programs also enhance food security. कुछ प्रोग्राम्स जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील्स एक्सेट्रा एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इन प्रोग्राम्स के जरिए जब व्यक्ति को अनाज मिलता है, भोजन मिलता है, तो व्यक्ति की फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। इवन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के जरिए जब गरीबी कम की जाती है, तो व्यक्ति के पास फूड अवेलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है और अफोर्डेबल भी होता है। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से भी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, अधिकतर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के कारण लोगों को रोजगार प्राप्त होती है, उनकी इनकम बढ़ती है और इससे उनकी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होती है। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। इस एक्ट के तहत
एक व्यक्ति को फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि वो डिग्निटी के साथ जीवन निर्वाह कर सके। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible households for food security. इस एक्ट के तहत 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को एलिजिबल हाउसहोल्ड में कैटेगराइज किया गया है, मतलब इनके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। इन द बिगिनिंग द कवरेज ऑफ पीडीएस वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। स्टार्टिंग में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कवरेज यूनिवर्सल था, मतलब इसमें पुअर और नॉन पुअर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। पीडीएस का बेनिफिट सबको मिलता था। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। ओवर द इयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। ओवर द इयर्स पीडीएस से रिलेटेड पॉलिसीज को ज्यादा एफिशिएंट और टारगेटेड बनाने के लिए रिवाइज किया गया। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। In 1992, revamped public distribution system was introduced in 1700 blocks in the country. 1992 में देश के 1700 ब्लॉक्स में रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। द टारगेट वॉज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। इसका टारगेट था कि रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में पीडीएस के बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जा सके। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। From June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. जून 1997 में सभी क्षेत्रों में पुअर को टारगेट करने के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। यह फर्स्ट टाइम था जब पुअर और नॉन पुअर के लिए डिफरेंट प्राइस पॉलिसी अपनाई गई थी। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। फर्दर इन 2000, two special schemes were launched. First, Antyodaya Anna Yojana, and second, Annapurna scheme, with special target groups of poorest of the poor and indigent senior citizens, respectively. इसके अलावा 2000 में दो स्पेशल स्कीम लॉन्च किए गए। पहला है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा है अन्नपूर्णा स्कीम। ये दोनों टारगेटेड प्रोग्राम्स थे और अंत्योदय अन्न योजना का टारगेट था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और अन्नपूर्णा स्कीम का टारगेट था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब
और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वेयर लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द पीडीएस। इन दोनों स्कीम का फंक्शनिंग पीडीएस के एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ जोड़ा गया ताकि वे अच्छे से काम कर सके। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस आर समराइज्ड इन टेबल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी में दिया गया है। देखिए, इस टेबल में पीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखाया गया है। 1992 तक पीडीएस जो है वो यूनिवर्सल था, मतलब पुअर और नॉन पुअर के लिए सेम था। तब व्हीट 2.34 रुपीस पर केजी में मिलता था और राइस 2.89 रुपीस पर केजी में मिलता था। फिर हमारा रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया 1992 में, जिसका टारगेट था बैकवर्ड ब्लॉक्स। 1700 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें 20 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाना था, जिसमें व्हीट 2.80 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था और राइस 3.77 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर उसके बाद आया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 में। इसमें पुअर और नॉन पुअर को अलग अलग कर दिया गया, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन को अलग किया गया और अबव पॉवर्टी लाइन को अलग किया गया। इसमें 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें बीपीएल को, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को व्हीट 4.15 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था और राइस 5.65 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था। वहीं अबव पॉवर्टी लाइन के लोगों को व्हीट 6.10 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था और राइस 8.30 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर अंत्योदय अन्न योजना आया 2002 में। इसका टारगेट था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन। इसमें 35 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाना था, जिसमें व्हीट 2 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था और राइस 3 केजी रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर आया अन्नपूर्णा स्कीम, यह भी 2000 में आया। इसका टारगेट था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन। इसमें 10 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाना था और ये फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर 2013 में आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया। हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को इसमें आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें 5 केजी पर पर्सन पर मंथ फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाना था, जिसमें व्हीट 2 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जाना था और राइस 3 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जाना था और कोर्स ग्रेन 1 रुपीस पर केजी में प्रोवाइड किया जाना था। इस टेबल को आप स्टडी कर सकते हैं। The PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices. गवर्नमेंट पॉलिसीज में मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम साबित हुआ है, जिसमें प्राइसेस को स्टेबलाइज भी किया गया है और साथ में कंज्यूमर्स को एक अफोर्डेबल प्राइस पे फूड भी अवेलेबल करवाया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। It has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus regions of the country to the deficit ones. पीडीएस ने सरप्लस रीजन से फूड को डेफिसिट रीजन्स में सप्लाई किया है और वाइड स्प्रेड हंगर और फेमाइन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। In addition, the prices have been under revision in favor of poor households in general. इसके अलावा गरीब परिवारों के लिए फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा के प्राइसेस में रिवीजन होता रहा है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। द सिस्टम, इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस and procurement, has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmers in certain regions. MSP और फूड प्रोक्योरमेंट ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है और कुछ क्षेत्रों में किसानों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि MSP और फूड प्रोक्योरमेंट से कुछ क्षेत्र के किसान
अपने फूड ग्रेन्स को इजीली गवर्नमेंट को बेच पाते हैं और उनकी अर्निंग भी हो जाती है, तो इससे उन्हें इनकम सिक्योरिटी भी मिलती है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। However, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds. बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। Instances of hunger are prevalent despite of overflowing granaries. FCI godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. ग्रेनरीज में अनाज भरे होने के बावजूद हंगर यानी भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहे हैं तो कहीं अनाज चूहे खा रहे हैं। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। ग्राफ shows the difference in food grain stock in central pool and its stocking norms. नीचे दिया गया आरेख में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मोजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। देखिए इस ग्राफ में एक्चुअल स्टॉक और बफर नॉर्म के बीच के डिफरेंस को दिखाया गया है। रेड लाइन में बफर नॉर्म को दिखाया गया है, मतलब हमारे पास स्टॉक में कितना होना ही चाहिए, और ब्लू लाइन में एक्चुअल स्टॉक को दिखाया गया है, मतलब हमारे पास एक्चुअली स्टॉक में कितना फूड ग्रेन मौजूद है। तो जनवरी मंथ में बफर नॉर्म था 214 मिलियन टन हमारे पास होना चाहिए था, बट एक्चुअली में हमारे पास स्टॉक में था 357 मिलियन टन। वहीं अप्रैल में 201 मिलियन टन होना चाहिए था, बट हमारे पास एक्चुअली में मौजूद है 381 मिलियन टन। जुलाई में हमारे पास मौजूद होना चाहिए था 411 मिलियन टन, बट हमारे पास मौजूद है एक्चुअली 650 मिलियन टन। अक्टूबर में मौजूद होना चाहिए था 307 मिलियन टन, बट हमारे पास एक्चुअली मौजूद है 542 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं बफर नॉर्म और एक्चुअल स्टॉक में कितना ज्यादा डिफरेंस है, हमारे पास कितना ज्यादा फूड ग्रेन स्टॉक किया हुआ है। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65.3 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. 2014 में FCI के पास व्हीट और राइस का स्टॉक था 65.3 मिलियन टन, जो कि मिनिमम बफर नॉर्म से बहुत ज्यादा है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। However, these remained consistently higher than the buffer norms. फिर भी ये बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। The situation improved with the distribution of food grains under different schemes launched by the government. सिचुएशन इंप्रूव हुआ जब गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च किए और फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ, अनाज वितरण से हालात सुधरे। There is a general consensus that high level of buffer stocks of food grains is very undesirable and can be wasteful. इस बात पर एक आम सहमति बनी हुई है कि फूड ग्रेन्स का हाई बफर स्टॉक अनडिजायरेबल है और इससे फूड ग्रेन्स का वेस्टेज भी हो सकता है, अनाज सड़ जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। The storage of massive food stocks has been responsible for high carrying costs, in addition to wastage and deterioration in grain quality. इतने मैसिव लेवल पे फूड स्टॉक्स को स्टोर करने में हाई कैरिंग कॉस्ट भी लगता है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, और साथ में ग्रेन क्वालिटी में गिरावट भी आती है और वेस्टेज भी होता है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फॉर अ फ्यू इयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। एमएसपी को कुछ सालों के लिए फिक्स करने पर सीरियसली विचार करना चाहिए। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
The increased food grains procurement at enhanced MSP is the result of the pressure exerted by leading food grain producing states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करने के लिए जो एमएसपी में इंक्रीज हुआ है, ये लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश के द्वारा डाले गए प्रेशर के कारण हुआ है। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस have raised the maintenance cost of procuring food grains by the government. Rising transportation and storage costs of the FCI are other contributing factors in this increase. एमएसपी बढ़ने के वजह से गवर्नमेंट की फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट ने इसे और बढ़ा दिया है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। मोरओवर, एज द प्रोक्योरमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू प्रॉस्परस रीजन्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इन वेस्ट बंगाल एंड मेनली ऑफ टू क्रॉप्स व्हीट एंड राइस। इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट कुछ प्रॉस्परस रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ एक्सटेंट तक वेस्ट बंगाल में मेनली दो क्रॉप्स व्हीट और राइस तक लिमिटेड है। इसके अलावा चौकी खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः दो फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। Increase in MSP has induced farmers, particularly in surplus states, to divert land from production of coarse grains, which is the staple food of the poor, to the production of rice and wheat. एमएसपी के बढ़ जाने से सरप्लस फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में किसान अपने लैंड पे कोर्स ग्रेन के जगह राइस एंड व्हीट उगाने लगे हैं, जबकि कोर्स ग्रेन गरीबों का स्टेपल फूड है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टीवेशन ऑफ राइस हैज ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स। राइस के कल्टीवेशन में इरिगेशन के लिए वाटर के इंटेंसिव यूटिलाइजेशन के कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है और साथ में ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट भी आई है, जिससे इन स्टेट्स में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। As per the NSSO report number 558, in rural India, the per person per month consumption of rice has declined from 6.38 kg in 2004-5 to 5.98 kg in 2011-12. NSSO के रिपोर्ट नंबर 558 के अनुसार ग्रामीण भारत में पर पर्सन पर मंथ राइस कंजम्पशन 2004-5 में 6.38 केजी से कम होकर 2011-12 में 5.98 केजी हो गया है। एनएसएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-5 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया। इन अर्बन इंडिया, द पर पर्सन पर मंथ कंजम्पशन ऑफ राइस टू हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 4.71 kg in 2004-5 to 4.49 kg in 2011-12. अर्बन इंडिया में भी पर पर्सन पर मंथ राइस कंजम्पशन 2004-5 में 4.71 केजी से कम होकर 2011-12 में 4.49 केजी हो गया है। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गया।
per capita consumption of PDS rice has doubled in rural India and increased by 66% in urban India since 2004-5. पीडीएस राइस यानी फेयर प्राइस शॉप्स पे मिलने वाली राइस का पर कैपिटा कंजम्पशन 2004-5 से रूरल इंडिया में डबल हो गया है और अर्बन इंडिया में 66% तक इंक्रीज हो गया है। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-5 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पीडीएस व्हीट has doubled since 2004-5 in both rural and urban India. पीडीएस व्हीट का पर कैपिटा कंजम्पशन 2004-5 से अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में डबल हो गया है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-5 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। पीडीएस डीलर्स are sometimes found resorting to malpractices like diverting the grains to open market to get better margin, selling poor quality grains at ration shops, irregular opening of the shops, etc. पीडीएस डीलर्स पैसा कमाने के चक्कर में माल प्रैक्टिसेस करते हुए पाए जाते हैं। वे फूड ग्रेन्स को ओपन मार्केट में बेचते हैं ताकि उन्हें अच्छा मार्जिन मिले। राशन शॉप्स पे पुअर क्वालिटी के अनाज बेचते हैं, शॉप्स को रेगुलर नहीं खोलते हैं। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। दिस हैज प्रूव टू बी अ बिगर प्रॉब्लम। राशन शॉप्स पे पुअर क्वालिटी ग्रेन्स के स्टॉक पड़े रहते हैं जो बिक नहीं पाते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। ये एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। When ration shops are unable to sell, a massive stock of food grains piles up with the FCI. जब राशन शॉप्स इन अनाजों को बेच नहीं पाते तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का मैसिव स्टॉक पाइल अप हो जाता है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अनदर फैक्टर दैट हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द पीडीएस। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। अर्लियर एवरी फैमिली, पुअर एंड नॉन पुअर, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the same low price to every family. पहले प्रत्येक परिवार के पास चाहे पुअर हो या नॉन पुअर हो राशन कार्ड था जिसमें राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा का कोटा फिक्स होता था। ये आइटम्स कम कीमत पर प्रत्येक परिवार को बेचे जाते थे। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। The three types of cards and the range of prices that you see today did not exist. आज के टाइम में जैसे 3 राशन कार्ड हैं और प्राइस रेंज है वैसा पहले नहीं था। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं पहले ये नहीं थी। A large number of families could buy food grains from the ration shops subject to a fixed quota. बहुत सारे परिवार राशन शॉप से फिक्स्ड कोटा पे फूड ग्रेन्स कम कीमत पे खरीद पाते थे। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। These included low income families whose incomes were marginally higher than the below poverty line families. इसमें लो इनकम फैमिलीज भी शामिल थी जिनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज से बस थोड़ी सी अधिक थी। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। नाउ विथ टीडीपीएस ऑफ 3 डिफरेंट प्राइसेस, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट एट द राशन शॉप। अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 3 राशन कार्ड हैं, 3 डिफरेंट प्राइसेस हैं। कोई परिवार जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उससे बहुत कम डिस्काउंट मिलता है राशन शॉप्स पे। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीडीपीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है।
The price for above poverty line family is almost as high as open market price. So there is little incentive for them to buy these items from the ration shop. अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए प्राइसेस लगभग उतनी ही हैं जितनी प्राइस ओपन मार्केट में है। तो इन राशन शॉप से खरीदने के लिए अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में। इसलिए राशन की दुकान से इन चीजों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।